नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी परीक्षा की। आप किसी भी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो उससे संबंधित वीडियोस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। मैं स्पेशली तैयारी करवा रही हूँ आपको NTA नेट JRF की। और हमारा ये जो टारगेट बैच है वो 2022 का है, यानी कि आपकी जो संभावित परीक्षा है जून में होगी, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, वर्ष में यह परीक्षा 2 बार आयोजित की जाती है। इसका पाठ्यक्रम यही है, तो आप चाहे जिसका भी टारगेट बनाकर रखते हो, यदि आप नेट JRF करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। पेपर 2 हिंदी से, ठीक है मित्रों। हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 6, और यूनिट 6 जो है उपन्यास का है। इसके अलावा और भी कई यूनिट के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। और उपन्यास के क्रम में, यानी जो कि यूनिट 6 आपका है उपन्यास का यूनिट, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, गोदान उपन्यास, जो कि कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। इसके 2 भाग अपलोड हो चुके हैं। आप उसे जाकर के देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि होरी और धनिया की कहानी है। आप जानते हैं, एक तरफ समाज का प्रतिष्ठित वर्ग है जिसके लिए 1000 रुपये कोई मायने नहीं रखता। हंसी मजाक में लोग इकट्ठा करके दे देते हैं मिस मालती को। और एक तरफ होरी है जो गरीब वर्ग है, जहाँ वो 25 रुपये के लिए, 20 रुपये के लिए, 10 रुपये के लिए उसे कर्ज लेने पड़ते हैं। घर का ठीक से भरण पोषण तक नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन चल रही है यहाँ पर। आप देखेंगे बहुत ही दमदार उपन्यास कहा जा सकता है मुंशी प्रेमचंद जी का। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में इन्होंने जो बातें 1936 में लिखी थी वो आज भी आपको 2020-21 में देखने को मिलती हैं। किस तरीके से इस गरीब वर्ग का शोषण हो रहा है, यह बहुत ही यथार्थ रूप में चित्रित किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को। और इस उपन्यास के प्रमुख पात्र गोबर, जो कि होरी का पुत्र है, होरी, धनिया, सोना, एक रूपा है, सोना की बहन रूपा है, मेहता, मालती, रायचंद जी, मिस्टर तंखा आदि जो महत्वपूर्ण पात्र हैं वो आपको इस उपन्यास से मिलेंगे। आप इन सबको ध्यान से पढ़ते जाइए। चलिए अब हम देखते हैं कि उसके पिछले के भाग में हम देख चुके थे कि यहाँ पर जो भोला यादव था उसकी पुत्री थी झुनिया, उसके साथ हीरा के पुत्र गोबर की बातचीत हो रही है, तर्क वितर्क चल रहे हैं। तो क्या कहता है ये, विवाह को मैं सामाजिक समझौता नहीं मित्रों, एक तरफ तो गोबर और झुन्या की कहानी चल रही, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिस मालती और मेहता और राय साहब इन लोगों का चल रहा है। तो ये वहाँ पर जहाँ पर धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था वहाँ की स्थिति है। आप देखिए वहाँ पर जो मेहमान आए हैं वो लोग कैसे बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर राय साहब, मिस्टर तंखा हैं, एक वकील साहब है, प्रोफेसर है, खन्ना है, ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और ये लोग अपनी अपनी राय को दे रहे हैं। वहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो आप तलाक के विरोधी हैं क्यों? पक्का। यहाँ देखिए मेहता और खन्ना मिस मालती में बातचीत हो रही तीनों लोगों में। और मुक्त भोग वाला सिद्धांत, वह उनके लिए है जो विवाह नहीं करना चाहते। अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास सभी चाहते हैं, फिर विवाह कौन करे और क्यों करे? इसीलिए कि मुक्ति सभी चाहते हैं। ऐसे बहुत कम है जो लोभ से अपना गला छुड़ा सके। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। धनुष का अभिनय निकट था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन, यह प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। मेहमानों के लिए बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए थे और भी कितने ही मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरे में गए और कपड़े बदल बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत छात का कोई भेद न था। सभी जातियों और वर्णों के लोग साथ भोजन करने बैठे। केवल संपादक ओंकार नाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए और कामिनी खन्ना को सिर दर्द हो रहा था। उन्होंने भोजन करने से इनकार किया। भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम न थी। शराब भी थी और मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब
खास तौर पर मंगाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खालिश शराब। मांस भी कई तरह के पकते थे, कोफ्ते, कबाब और पुलाव। मुर्गा, मुर्गियां, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे जो पसंद हो वह खाए। भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ गए? किसी को भेजो, राय साहब उन्हें पकड़ लाएं। राय साहब ने कहा, वह वैष्णव हैं, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचार निष्ठ आदमी है। अजी और कुछ न सही, तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ रखते हैं मिर्जा खुर्शीद? यह काम आपके सुपुर्द। आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्टे आदमी थे, भूरी भूरी मूछें, नीली आंखें, दोहरी देह, चांद के बाल सफाचट, छकलिया अचकन और चूड़ीदार पजामा पहने ऊपर से हैट लगा लेते थे। काउंसिल के मेंबर थे, पर फलाहार समय खर्राटे लेते रहते थे। वोटिंग के समय चौंक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ से वोट कर देते थे। सूफी मुसलमान थे, 2 बार हज कराए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे, जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जान दें। बड़े दिल लगी बात, बेफिरे जीव थे। पहले बसरे में ठेके का कारोबार करते थे, लाखों कमाए, मगर सामत आई कि एक मेम से आसनाई कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ जहाँ था वहीं छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट थे, सोचा था उनसे हिसाब किताब कर ले और जो कुछ निकलेगा उसी में ज़िंदगी काट देंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वह 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वहाँ से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब जवाब दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठियाँ, रुपए सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुँचे तो देह के कपड़े के सिवा कुछ न था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी, कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूते की दुकान खोल ली। वह अब लखनऊ की सबसे चलती हुई जूते की दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री हो जाती थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुस्लिम तालुकेदार को नीचा दिखाकर काउंसिल में पहुंच गए। अपने जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता, यह काम आपको खुद करना चाहिए। मज़ा तो जब है कि आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़ें। यह आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। चारों तरफ से आवाज़ें आई, हाँ हाँ मिस मालती, आज आप अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्जा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपए की एक थैली। खुश। 100 रुपये, लाख रुपए का धन बिगाड़ूं 100 के लिए? अच्छा, आप खुद अपनी फीस बताइए। 1,000 कौड़ी कम नहीं। अच्छा, मंजूर। जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रख दीजिए। मिर्जा जी ने तुरंत 100 रुपये का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, यह सब हम मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश न पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने मसूक के काले तिल पर समरकंद और बुखारा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जवा मर्दी और हुस्न परस्ती का इम्तहान है। जिसके पास जो कुछ हो सच्चे सूरमा की तरह निकाल कर रख दे। आपको इल्म की कसम, मासूक की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम ना हटाइए मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। देखिए लखनऊ के हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती हैं। भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी ने हर एक की जेब टटोलनी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई। उनकी जेब से 5 रुपए निकले। मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े दर्शन छोटे। इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और आपके जेब में 5 रुपए। लाहौल विला कुवत कहाँ है मेहता, आप जरा जाकर मिसेस खन्ना से कम 100 रुपए वसूल कर लाएं। खन्ना खिसियाकर बोले, अजी उनके पास एक पैसा भी ना होगा, कौन जानता था कि यहाँ आप तलाशी शुरू कर देंगे। खैर आप खामोश रहिए, हम अपनी तकदीर तो आजमा लें। अच्छा तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते। मिस्टर मेहता, आप फिलासफर हैं, मनोविज्ञान के पंडित, देखिए अपनी भद न कराइएगा। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे, उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेस खन्ना के पास गए और 5 मिनट में ही मुंह लटकाए लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे, काजी के घर चूहे भी सयाने।
मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहा मारा और जेब से 100-100 रुपए के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों ना हो, फिलासफर ही जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंख से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया, बताओ क्या जादू किया। मेहता अकड़ कर लाल लाल आंखें से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा काम था, जाकर पूछा, अंदर आऊं? बोली, आप हैं मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग ब्रिज खेल रहे हैं, मिस मालती 500 रुपये हार गई हैं और अपने अंगूठी बेच रही हैं। अंगूठी 1000 से कम नहीं है, आपने तो देखा है, बस वही, आपके पास रुपए हो तो 500 रुपये देकर 1000 की चीज़ ले लीजिए, ऐसा मौका फिर ना मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए न दिए तो बेदाग निकल जाएंगी, पीछे से कौन देता है, शायद इसलिए उन्होंने अंगूठी निकाली है कि 500 रुपये किसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकाल कर दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, ना जाने कब क्या जरूरत पड़े। खन्ना खिसिया कर बोले, जब हमारे प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी के ईश्वर ही मालिक है। खुर्शेद ने घाव पर नमक छिड़का, अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठ जाता है। खुदा झूठ ना बुलवाएं तो यह आपकी एक दिन की आमदनी है, समझ लीजिएगा एक दिन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो मिस मालती ही के हाथ में। आपके दर्द जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी, देखिए मिर्जा जी, तबेले में लतियाहुज अच्छी नहीं। मिर्जा ने दुम हिलाई, कान पकड़ता हूँ देवी जी। मिस्टर तनख्वाह की तलाशी हुई, मुश्किल से 10 रुपये निकले। मेहता की जेब से केवल 98 निकली। कई सज्जनों ने 1-1, 2-2 रुपये खुद दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं, धन्यवाद। राय साहब के साथ ही हाल में आ विराजे। उधर नौकरों ने मेजें साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई, बैठिए, तकल्लुफ न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ समझते होंगे, मैं समझती हूँ, मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ आप अपने को कुछ न समझे और आपको शोभा भी यही देता है। लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा हैं सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित हैं। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे लोग उसका मूल्य न समझे, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह आप ही के महान उद्योगों का प्रसाद है। आपको यहाँ जान लेना चाहिए, आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक है। और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हों। ओंकार नाथ के जीवन का यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों से इतना सम्मान मिले। यूँ वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज ने अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वह किसी तरह मिल न पाते थे, इसलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और निस्वार्थता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को वे रंगेते थे। कलम तेज था, वाणी कठोर, साफ कोई की जगह उच्छृंखलता कर बैठते थे, इसलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान कहाँ है। आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सद्भावना कभी निष्फल नहीं जाता। ऋषियों का वाक्य है। वह स्वयं अपने नजरों में उठ गए, कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी आप तो सचमुच मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की अपना कर्तव्य समझकर किया। मैं इस सम्मान को व्यक्ति का सम्मान नहीं, उस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी को बनना पड़ेगा,
नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता। जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है, कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है। वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था। अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मंत्री मिस मालती होंगी। इस सभा के लिए 1,000 का चंदा भी हो गया है और अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओंकार नाथ पर कुछ नशा चढ़ने लगा था। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी से उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ लें मिस मालती कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। मिर्जा जी ने पुचारा दिया। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना कर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहे। मिस मालती ने देखा शराब कुछ कुछ असर करने लगी है तो और भी गंभीर होकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता न समझते तो नया सभा स्थापित होती और न आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या तालुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए, उसको और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचाया जाए। प्रांत की सभी म्यूनिसिपालिटियों और जिला बोर्डों के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यहीं विराजमान हैं। अगर हर एक ने 500-500 प्रतियां भी ले ली तो 25,000 प्रतियां तो आप यकीन ही समझे। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की सलाह है कि काउंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की 1 प्रति सरकारी तौर पर मंगवाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए। हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओंकार नाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन में ले जाना होगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए यह कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य। मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम्य संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है। मिस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं महाशय, तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने एक पैग और दिया, हमारे संघ ने निश्चय भी किया है कि काउंसिल में आपकी जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, से सारा काम लोग कर लेंगे। आपको न खर्चे मतलब न प्रोपेगंडा से, न दौड़ धूप से। ओंकार नाथ की आंखों की ज्योति दोगुनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसे ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ हाथ न लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दम को तिलांजलि दे देनी चाहिए। हम में आज से कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद के खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओंकार नाथ जैसे विशाल हृदय व्यक्ति हों, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पात का भेदभाव नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हों वो कृपा करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोका, मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते हैं। ओंकार नाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने यह क्या बेवक्त की सहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं, गड़े मुर्दे न उखाड़ने लगे, नहीं यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है।
मेहता महोदय, क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान्य कर समझेगा? ऐसी शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओंकार नाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का, एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे? यह तो नारी जाति का अपमान होगा, उस नारी जाति का जिसके नयन बाड़ों से अपने हृदय को विधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप लालायित रहते हैं। लाइए बोतल और प्याले और दौर चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले ही से तैयार थी। मालती ने ओंकारनाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा ग्लास दिया और उन्हें कुछ ऐसे जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वर्णश्रेष्ठता काफूर हो गई। मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा ऐसा बिगड़ते हो कि उस पत्थरों से चूर चूर कर उसे पत्थरों से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पीती, न पी हो। उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? उनकी जीविका पोथी पत्रों पर थी। शराब लाते कहाँ से, और पीते भी तो कहाँ जाते? फिर वह तो रेलगाड़ी पर न चढ़ते थे, कल का पानी न पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया है। अंग्रेजी के साथ अगर समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले तो सिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजे तरसते हैं वह आज उनके सामने खड़ा है। क्या वह उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने ग्लास ले लिया और सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए, और तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हो, अब तो आपको मुझ पर विश्वास आया। क्या समझते हैं मैं निरा पोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दम्भी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हाल में ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ न पूछो, जैसे पिटारे में बंद कह कहे निकल पड़े हो। वाह देवी जी, क्या कहना! कमाल है मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया नमक का कानून, तोड़ दिया धर्म का किला, तोड़ दिया नेम का घड़ा, फोड़ दिया। ओंकार नाथ के कंठ के नीचे शराब का पहुंचना था कि उनकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की धाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी, और मुझे विश्वास है वह उनकी यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को निछार कर सकता हूँ। कहकहां से हाल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा था, आंखें झुक पड़ती थी। दूसरा ग्लास भरकर बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम है, आप लोग पिए और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने फिर अपने अपने ग्लास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोलो, सज्जनों, फिदबी ने अभी अपने पूज्य सदर साहब का स्थान में एक कसीदा कहा है। आप लोगों की इजाज़त हो तो सुनाऊं? चारों तरफ से आवाज़ें आई, हाँ हाँ जरूर सुनाइए। ओंकार नाथ भंग तो आए दिन पिया करते थे और उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उन्हें पहला अवसर था। भंग का नशा मंथर गति से एक दिवा स्वप्न की भांति आता है और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता है। उनकी चेतना बनी रहती है। उन्हें खुद मालूम होता है कि इस समय उनकी बाड़ी बड़ी लच्छेदार है, उनकी कल्पना बहुत ही प्रबल। न शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। वह कहते कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है। फिर यह ज्ञान भी जाता रहा, वह क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसकी सुध ही न रही। यह स्वप्न का रोमानी वैचित्र न था, जागृति का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता है। न जाने कैसे उनके मस्तिष्क में यह कल्पना जाग उठी कि कसीदा पढ़ना कोई बड़ा अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक कर बोले, नहीं, कदापि नहीं, यहाँ कोई कसीदा नहीं होगा, नहीं होगा। हम सभापति हैं, हमारा हुक्म है। हम अभी इस सभी को तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति हैं, कोई दूसरा सभापति नहीं है। मिर्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में तो आपकी तारीफ की गई है। संपादक जी ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्रों से कहा, तुम हमारी तारीफ क्यों क्यों की? बोलो, तुमने हमारी तारीफ क्यों की? हम किसी का नौकर नहीं, किसी के बाप का नौकर नहीं है, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक हैं, हम बिजली का संपादक है। हम उस पर सबका तारीफ करेगा। देवी जी, हम तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा। हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सबका गुलाम है। हम आपका चरण रज है। मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी राधा है। यह कहते हुए मालती के चरणों की तरफ झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला
और कुर्सियां हटाकर वहीं जमीन पर लिटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम नाम सत्य है, कहिए तो आपका जनाजा निकाले। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है, एक एक को अपने पत्र में रंगे देगा, और ऐसा रंगे देगा कि आप भी याद करेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो अपना तोड़ नहीं रखता। ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्य है। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्काम भी पंडाल में आ पहुंचे थे। लोग उधर जाने को तैयार हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता के उन्माद भरा हुआ, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार, जरी के काम की सदरी, सिर पर पगड़ी और कुलाए है, कंधों में चमड़े का बैग लटकाए, कंधों पर बंदूक रखे, कमर में तलवार बांधे, न जाने किधर से आ खड़ा हो गया और गरज कर बोला, खबरदार, कोई यहाँ से मत जाओ, हमारा साथ का आदमी पर डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वह हमारा आदमी को लूट लिया है, उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार, उसको बुलाओ। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका, यह तुम लोगों का काम है, यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता, साफ साफ कहो क्या मामला है। अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट, कैसा डाका, तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक, हमारी कोठी में 25 जवान है, हमारा आदमी रुपए तहसील कर लाता था 1000, वह तुम लूट लिया और कहता है कैसा डाका। हम बताएगा कैसा डाका होता है। हमारा 2500 जवान अभी आता, हम तुम्हारा गांव लूट लेगा, कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे कि निकल जाएं। सरदार ने जोर से डांटा, कहाँ जाता तुम, कोई नहीं, कहीं नहीं जा सकता, नहीं, हम सबको कत्ल कर देगा, अभी फायर कर देगा, हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता, हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता, पुलिस का आदमी हमारा शकल देख कर भागता है, हमारा अपना कांसल है, हम उसको खत लिख कर लाट साहब के पास भेज सकता है, हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरों के माल को लूट सकता करता है और या मासूक के साथ शराब पीता है। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी तो वह बाज की तरह टूटकर उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाए, नहीं हम तुमको उठा ले जाएगा, अपने कोठी में जश्न मनाएगा, तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया, या तो हमको 1000 अभी अभी दे दे या तुमको हमारे साथ चलना होगा, तुमको हम नहीं छोड़ेगा, हम तुम्हारा आशिक हो गया, हमारा दिल और जिगर फटा जाता है, हमारा इस जगह 25 जवान है, इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है, हम अपने कबीले का खान है, हमारे कबीले में 10,000 सिपाही है, हम काबुल के अमीर से लड़ सकता है, अंग्रेज सरकार हमको 20,000 सालाना खिराज देता है, अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट लेगा और तुम्हारा मासूक को उठाकर ले जाएगा। खून करने में देखिए किस तरह से उनको डरा रहे हैं। हाँ, खून करने में हमको लुत्फ आता है, हम खून का दरिया बहा देगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना चहकाना भूल गई। खन्ना की पिंडलियाँ कांप रही थी। बेचारे चोट चपेट के भय से एक मंजिले बंगले में रहते थे। जीने पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम न था। गर्मी में भीतर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अभियान था। वह अपने ही गांव में पठान से डर जाना हाथ पर समझते थे, लेकिन उसकी बंदूक को क्या करते। उन्होंने जरा भी ची चापड़ किया और उसने बंदूक चलाई। हुश तो होते ही है यह सब, और निशाना भी इन सबों का कितना अचूक होता है। अगर उसके हाथ में बंदूक ना होती तो राय साहब उसको उससे सिंग मिलाने को भी तैयार हो जाते। मुश्किल यही था कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता था। दम के दम में सारा गांव जमा हो जाता, इसके पूरे जत्थे को पीट पाट कर रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और कहा, जान पर खेलकर बोले, हमने आपसे कह दिया कि हम चोर डाकू नहीं हैं। मैं यहाँ की काउंसिल का मेंबर हूँ और यह देवी जी लखनऊ के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं कि आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान ने जमीन पर पैर पटका, पैतरे बदले और बंदूक को कंधे से उतार कर हाथ में लेता हुआ दहाड़ा, मत बकबक करो। काउंसिल का मेंबर को हम इस तरह पैरों से कुचल देता है, जमीन पर पाँव रगड़ता है। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है। हम खुदा ताला के सिवा और किसी को नहीं डरता।
तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम राय साहब की तरफ इशारा कर तुम्हारा कत्ल कर देगा। अपनी तरफ बंदूक की दुरारी देखकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी है। शैतान बरबस कह जाता है तुमने हमारे रुपए लूट लिए। न कुछ सुनता है, न कुछ समझता है, न किसी को बाहर आने देता है। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुष यज्ञ देखने में मग्न थे। जमींदारों के नौकर यूं भी आलसी और कामचोर होते हैं। जब तक 10 दफे न पुकारा जाता बोलने ही नहीं, तब तक बोलते ही नहीं। और इस वक्त तो वे एक शुभ काम में लगे हुए हैं। धनुष यज्ञ उनके लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर से आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दम भर में खान का सारा खान पर निकल जाता। दाढ़ी के एक एक बाल नुच जाते। कितना गुस्सेवर है, होते भी तो जल्लाद हैं। न मरने का गम, न जीने की खुशी। मिर्जा साहब ने अंग्रेजी में बोले, अब क्या करना चाहिए? मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। क्या बताऊं, कुछ अक्ल काम नहीं करती। मैं आज अपना पिस्तौल घर ही छोड़ा, नहीं तो मजा चखा देता। खन्ना रोना मुंह बना के बोले, कुछ रुपए देकर किसी तरह इस बला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी, अब आपकी क्या सलाह है? मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या, मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है, आप लोग बैठे देख रहे हैं। 20 मर्दों के होते एक उजट पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोगों के खून में जरा भी गर्मी नहीं आती। आपको जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर नहीं मचाता? क्यों आप लोग उस पर झपट कर उसके रुपए उसके हाथ से बंदूक छीन नहीं लेते? बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो। एक या दो की जान तो जाएगी, जाने दो। मगर देवी जी, मर जाने को जितना आसान समझती थी और लोग न समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की हिम्मत करे और पठान गुस्से में आकर 10-5 फायर कर दे तो यहाँ सफाया हो जाएगा। बहुत होगा, पुलिस उसे फांसी दे देगी। वह भी क्या ठीक। एक बड़े कबीले का सरदार उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा, राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है। हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो जाए और दंडकारी पुलिस बिछा दी जाए तो आश्चर्य नहीं। कितने मजे से हंसी मजाक हो रहा था। अब तक ड्रामा का आनंद उठाते होते इस शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी। और ऐसा जान पड़ता है बिना 2-1 खून किए मानेगा भी नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा, देवी जी, आप तो हमें ऐसा लताड़ रही हैं मानो अपने प्राण की रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मोह प्राणी मात्र को होता है और हम लोगों में भी हो तो कोई लज्जा की बात नहीं। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती हैं, यह देखकर मुझे खेद होता है। 1000 का ही तो मामला है, आपके पास मुफ्त के 1000 हैं, उसे देकर क्यों नहीं विदा कर देती? आप खुद अपनी बेइज्जती करा रही हैं, इसमें हमारा क्या दोष? राज साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसने देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे जो मेरी लाश यहाँ तड़पने लगे, मैं उससे भिड़ जाऊंगा। आखिर यह भी आदमी ही तो है। मिर्जा साहब ने संदेश से हिलाकर कहा, राज साहब, आप अभी तो इन सबों के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। यह फायर करना शुरू करेगा तो फिर किसी को जिंदा न छोड़ेगा। इसका निशाना बेखता होता है। मिस्टर तनखा बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10-5 हजार का वारा न्यारा करके घर जाने का सपने देख रहे थे। जहाँ यहाँ जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले, सबसे सरल उपाय वही है जो अभी खन्ना जी ने बताया। 1000 की ही बात है और रुपए मौजूद है, तो आप लोग क्यों इतना सोच विचार कर रहे हैं? मिस मालती ने तनखा को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं या मैं न समझती थी। मैं भी यह समझता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं और अभी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का अपमान भी देख सकते होंगे। तो आप भी पैसों के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेंगी? इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिटपिट सुन रहा था। गरज कर बोला, अब नहीं यो मानेगा। इतनी देर यहाँ खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता। जेब से सीटी निकालकर तुमको 1 लम्हा और देता है। अगर तुम 1 लम्हा में रुपया नहीं दिया तो सीटी बजाएगा और हमारा 25 जवान यहाँ आ जाएगा। बस। फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार? तुम्हारे ऊपर फिदा हो गया, अपना जान तुम्हारे कदमों पर रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक है, मगर कोई सच्चा आशिक नहीं है। सच्चा इश्क क्या है दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते अपने सीने में खंजर चुभ हो सकता है। तो मित्रों, यह रहा उपन्यास का 3रा भाग, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप देख रहे होंगे कि राय साहब के यहाँ जो रिश्तेदार आए हुए हैं, उन लोगों के यहाँ जो बातचीत चल रही है उसका वर्णन है।
और अगले भाग में हम लोग देखेंगे गोबर और झुनिया के बारे में क्या बातचीत होती है, झुनिया कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, गोबर की खेती की क्या दुर्दशा होती है। इन सब तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और उपन्यास को आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्न भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन आपके लिए। आप ज़रूर पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।